हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टू द पॉइंट होम साइंस बाय रीना मैम। वेलकम। आज देखिए हम लोग का जो ये सीरीज चल रहा है, हम लोग इस समय जो सीरीज चला है आप लोग को पता है कि गृह विज्ञान का इस समय स्पेशल सीरीज जो हम लोगों का है वो क्या है। तो आप बताएंगे कि गृह विज्ञान का हम लोग पढ़ रहे हैं और गृह विज्ञान में भी तो क्या पढ़ रहे हैं, तो आप बताएंगे कि गृह विज्ञान में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ओके, गृह विज्ञान में जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा टीजीटी पीजीटी सन 2022 का एग्ज़ाम। और किस नाम से हम लोग चलाए हैं तो आप लोग को पता है कि हम लोग जो इसको चला रखे हैं वो है हमारा शिल्पी सीरीज़। क्या है शिल्पी सीरीज़? और ये शिल्पी सीरीज़ का आज हमारा जो सीरीज़ नंबर है वो है 9। क्या है 9 नंबर सीरीज़ में आज हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आप लोगों के, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। किस ईयर के तो आप बताएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। और जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है तो ये क्वेश्चन आपके सन 2000, ओके, सन 2013 के क्वेश्चन है। किसके हैं तो आप बताएंगे सन 2013 के ये क्वेश्चन सारे मैंने लिए हुए हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लोग देखिएगा कि एक जो है क्वेश्चन से आप लोगों का कई टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ओके। तो आज का सीरीज हम लोग शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि जो क्षारीय आपके अभिकर्ताओं का प्रयोग करते हैं, अभिकर्ताओं का मतलब कि जो क्षारीय अभिकर्ता होते हैं जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कपड़ों में जो दाग लगे होते हैं का प्रयोग हटाने के लिए यहाँ पे के लिए किया जाता है। किस प्रकार के दाग को छुड़ाने के लिए हम लोग क्षारीय प्रवृत्ति के रंजक होते हैं किसके लिए प्रयोग करते हैं, किस प्रकार के दाग को छुड़ाने के लिए करते हैं, ये आपको बताना है, ओके। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि लिखा है क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए डैश है, आपको भरना है के लिए किया जाता है। तो किस प्रकार के दाग को हटाने के लिए किया जाता है? जानवत दागों के लिए, वनस्पतिक दागों के लिए, खनिज दागों के लिए, चिकनाई युक्त दागों के लिए आपको बताना है। तो आपका अगर हम लोग यहाँ पे आंसर देखते हैं तो राइट आंसर आप लोग का क्या होगा, तो आप बताएंगे कि जो होता है राइट आंसर आपका बी होगा, बी, ओके। बी इज राइट आंसर। वनस्पतिक दाग जो होते हैं उसको हटाने के लिए क्षारीय प्रवृत्ति के जो अभिकर्तक या व्यंजक की बात कर लेते हैं, व्यंजक होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। अब आप लोग बताइए कि वनस्पति में क्या क्या आता है। तो आपका वनस्पति में चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ओके, चाय के दाग हो गए, कॉफ़ी के दाग हो गए और प्लस आपके फल के दाग हो गए। ये जो होते हैं ये वनस्पतिक दाग होते हैं। खनिज दाग कौन कौन से होते हैं तो आप बताएंगे, जैसे जो लोहे होते हैं उसके जो जंग होते हैं वो आपके खनिज दाग हो गए। चिकनाई युक्त आपका खाना खाते समय जो भी दाग लग जाता है वो चिकनाई युक्त दाग होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा कि हम लोग क्षारीय अभिव्यंजक या अभिकर्ता का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो आप बताएंगे वनस्पतिक दाग हटाने के लिए करते हैं, ओके। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सिलाई मशीन, सिलाई जो मशीन होती है, सिलाई की मशीन भारी चलती है, किसके कारण जो है वो भारी चलती है, आपको बताना है। जो सिलाई मशीन होती है वो किसके कारण भारी चलती है, ओके। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या। तो पहला है तेल व सफाई की कमी से, जो प्रेशर आपका फुट होता है उस पर अधिक दाब पड़ जाता है तब वो भारी चलने लगता है, या अधिक ढीली बेल्ट होती है तब भारी चलता है, ये जो आपका शटल होता है जिसमें धागा फंस जाते हैं तो भारी चलने लगती है, ठीक है। किसके कारण भारी चलने लगती है तो देखिए यहाँ पे लगभग जितने पॉइंट दिए गए हैं सारे सही हैं, ठीक, लगभग। लेकिन इसमें से सॉलिड आंसर हम लोग को ढूंढना है। जब आपका प्रेशर जो फुट होता है उस पर भी दाब पड़ता है तभी मशीन भारी चलती है। अगर आपका बेल्ट जो है ढीला होता है, डोरी जो होती है वो ढीली होती है तब भी मशीन थोड़ा मतलब टाइट तो नहीं बट जो है रुक रुक के चलता है, ओके। और जो आपके शटल में धागा फंस जाता है तब भी मशीन भारी चलने लगती है। लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर जो होगा
वो होगा तेल व सफाई की कमी से। क्या होता है तो आप बताएंगे तेल व सफाई की कमी से मशीन गाढ़ी चलने लगती है। आप लोगों को पता ही है कि जो हमारी सिलाई मशीन होती है वो क्या होती है, कई पार्टों से, कई प्रकार के पार्टों से मिलकर बनी होते हैं। ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं तो आप बताएंगे मैम ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और जुड़े होने के कारण जब इनके बीच में क्या होता है, डस्ट जम जाते हैं या तेल नहीं, कोई चिकनाई युक्त पदार्थ नहीं पड़ते, तो वो आपस में घिसने लगते हैं और उसी घर्षण के कारण क्या होती है, आपकी मशीन भारी चलने लगती है। ओके, तो राइट आंसर ए होगा। ओके, तेल व सफाई की कमी के कारण मशीन भारी चलने लगती है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है यहाँ पे कि उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। भोजन परिरक्षण या भोजन संरक्षण के जो साधन होते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हुए हैं, तो इसको ये आपका बहुत अच्छा पार्ट है। ओके, तो देखिए यहाँ पे विकिरण, सुस्तीकरण या धुएं द्वारा या निसंक्रामीकरण क्या करते हैं। जब हम लोग का यहाँ पे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन को, उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि क्या कहलाती, विकिरण विधि कहलाती या सुष्टीकरण विधि कहलाएगी या धुएं द्वारा होगा या निसंक्रामीकरण। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे कि ये क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन सही होगा। निसंक्रामीकरण जो होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, उच्च ताप का प्रयोग कर कर भोज्य पदार्थ को परिरक्षित करते हैं, उसे निसंक्रामित कर देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। आपको यहाँ पे बताना है कि जो ये मेल दिए हुए हैं इसमें कौन सा सही है, आपको बताना है। ओके, कौन सा सही है आपको बताना है। रेशम मानवकृत रेशा है, क्या सही है, गलत है ये। रेशम मानवकृत रेशा नहीं है। रेयॉन, ये रेयॉन है। रेयॉन प्राकृतिक रेशा है, तो ये भी गलत है, क्योंकि रेयॉन आप लोग को पता है कि वो क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि रेयॉन जो है वो आपका मानवकृत रेशा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ऊन धात्विक रेशा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊन आप लोग को पता है कि वो कैसा वनस्पतिक रेशा, वो प्राकृतिक रेशा है, और किस में आता है, तो वो जंतु जगत से प्राप्त होने वाले रेशे में आते हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा, सी होगा, क्योंकि लीलन जो होता है एक वनस्पतिक रेशा होता है। अभी अभी मैंने लीलन के चैप्टर को कंप्लीट कराया है। कल जो है आप लोग का 4 बजे जो होगा, कल आप लोगों का 4 बजे लाइव टेस्ट होगा। किसका, तो आप लोग बताएंगे कि लीलन से जितने रिलेटिव क्वेश्चन होंगे वो सारे 4 बजे कल आप लोग का सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग लाइव टेस्ट जरूर दीजिएगा, जिससे आप लोग का लीलन चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। चाहे वो मेरे एकेडमिक के बच्चे हों, चाहे कंपटीशन लेवल के बच्चे हों, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कल की क्लास में आप लोग जरूर आइएगा 4 बजे। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लीलन वनस्पतिक रेशा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ऊन के बाद यहाँ पे थोड़ा से क्वेश्चन, ऊन यहाँ पे जो लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जलने, ठीक, जलने के बाद देती है काली भस्म देती है या ग्रेह भस्म देती है या काले दाने, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा, जब ऊन आपका जलता है तो उसके जलने पे कैसे भस्म होते हैं, ठीक, भस्म बोले तो उसके जलने के बाद क्या बच जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि उसके जलने के बाद क्या बचता है, तो काले दाने के समान होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये ऊन जो होता है क्या होता है, बाल होता है, एक बाल होता है, और बाल में क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन युक्त होता है, ठीक। इसके जलाने के बाद कैसे ये परिवर्तित होता है, तो आप बताएंगे काले दाने में परिवर्तित हो जाता है। और बदबू कैसी आती है, जब ये जलता है तो इसके जलने की जो स्मेल होती है वो बाल के जलने जैसी स्मेल आती है, ठीक है। कैसी आती है, तो बाल के जलने जैसी जो है स्मेल आती है। और ऊन क्या होता है, ऊन क्या होता है, तो आप बताएंगे ये उष्मा का क्या होता है, उष्मा का
कुचालक होता है। क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी कि हमारे शरीर से हमारे ताप को बाहर नहीं निकलने देता है, जिससे हमें गर्मी प्रदान करता है। ओके, तो राइट आंसर आप लोग का क्या होगा? तो राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर इसे आप लोग का काले दाने के समान। ठीक, यहाँ पे जलने, ऊन के जलने से हमें क्या मिलता है? तो आप बताएंगे काले दाने के समान उसकी राख हमें मिलती है। देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, भूढ़ा जो है भूढ़ावस्था है। ठीक, यहाँ पे मात्रा चढ़ाना है, भूढ़ावस्था है। जो भूढ़ावस्था होता है वो कब से कब होता है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन, गर्भ धारण से 2 सप्ताह तक होता है, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, या 8 सप्ताह से 24 सप्ताह तक, या 8 सप्ताह से जन्म तक। आपको राइट आंसर बताना है कि भूढ़ावस्था जो होती है वो कब से कब तक होती है, कब से कब तक होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है? तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि डिम्बा अवस्था आती है, या बीजा अवस्था जिसे बोला जाता है, डिम्बा अवस्था, या आप लोग क्या बोल सकते हैं, बीजा अवस्था जो होती है। ओके, बीजावस्था कब से कब होती है? तो आप बताएंगे बीजावस्था होती है जब जो है जब शुक्राणु और डिम्ब दोनों का संभोग होता है, उस स्थिति में जब ये मिलते हैं। ठीक है, उनके मिलने से लेकर ये दूसरे सप्ताह तक क्या होता है? दूसरे सप्ताह तक कौन सा चलता है? तो दूसरे सप्ताह तक आप बताएंगे कि आपका बीजावस्था होता है। क्या होता है? बीजावस्था होता है। और आपका भूढ़ावस्था कौन सी अवस्था है? तो ये दूसरी अवस्था होती है। तो आप देखिए कि जब आपका बीजावस्था संभोग से लेके 2 सप्ताह तक चल रहा है, तो 2 सप्ताह से लेके आपका 8 सप्ताह तक क्या होता है? भूढ़ावस्था होता है। क्या होता है? भूढ़ावस्था होता है। ठीक है, क्या होता है? तो आप बताएंगे भूढ़ावस्था होता है। कब से कब तक? तो आप बताएंगे कब से कब तक होता है। तो आप बताएंगे क्या कि ये 2 सप्ताह से लेके 8 सप्ताह तक। देखिए इसमें कहीं कहीं पे देखिए आपके बुक में बहुत ज़्यादा वो होता है, कहीं कहीं पे 8 सप्ताह दिया होता है, तो कहीं कहीं 6 होता है। क्या होता है? तो कहीं कहीं 6 सप्ताह तक माना जाता है इसको। ओके, कितनी सप्ताह तक? तो देखिए मैंने आप लोग को क्या बताया कि ये क्या होता है, कहीं कहीं पे ये 6 सप्ताह दिया रहता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 6 सप्ताह ही मान के चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा 2 सप्ताह से लेके 6 सप्ताह तक जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो वो आपका भूढ़ावस्था होता है। क्या होता है? तो आपका भूढ़ावस्था क्या होता है? तो 2 सप्ताह से 6 सप्ताह, इसको 6 कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का 6 सप्ताह ही माना जाता है। ओके, 6 सप्ताह या 8 सप्ताह तक माना जाता है। तो आपका भूढ़ावस्था, डिम्बावस्था का बीजावस्था या डिम्बावस्था के बारे में पूछा जाएगा तो संभोग से लेके आपका 2 सप्ताह तक चलता है। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहीं पे आप लोग एक बात को और जान लीजिए, आप लोग से ये क्वेश्चन अभी सन 2021 में पूछा गया था, पार्ट्योनेट और न्यूनेंट। क्या पूछा गया था? पार्ट्योनेंट और न्यूनेंट। तो ये तो आप लोग के जन्म के बाद की अवस्था, 2 अवस्था होती है। कौन सी होती है? एक अभी आप लोग का पूछा गया था, न्यूनेंट। ठीक, ये कब से कब होता है? तो आप इसको बताएंगे कि ये जन्म से जो होता है, जन्म से लेके 30 मिनट का होता है। कितना होता है? जन्म से लेके 30 मिनट का होता है। ओके, जन्म से लेके 30 मिनट तक आपका पाल्ट्यू न्यूनेट होता है। अब न्यूनेट की बात करते हैं। अगर हम नियोनेट की बात, एक सेकंड, अगर हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, नियोनेट। नियोनेट कब से कब होता है? तो आप क्या बताएंगे कि ये जो होता है जन्म से लेके 30 दिन का होता है। 30 दिन का होता है। आपका मैंने बताया कि पाल्ट्यूनेट क्या होता है, न्यूनेट कितने दिन देर का होता है। तो आप बताएंगे कि ये जन्म से कितने
तो आप बताएंगे जन्म से 30 मिनट का। ओके, ये क्वेश्चन अभी आप लोग का पूछा गया था। कब पूछा गया था? तो सन 2021 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सन 2021 में ये पूछा गया था। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अपना, परनीसियस रक्त अल्पता या इनेमिया होता है, किसकी कमी से होता है? आपको बताना है कि जो आपका परनीसियस रक्त अल्पता होता है या इनेमिया की बात कर लेते हैं, वो किसकी कमी से होता है, ये आपको बताना है। ओके, तो आप बताएंगे कि किसकी कमी से होता है। यहाँ पे फोलिक होगा, फिलिक नहीं। फोलिक अम्ल, लौह तत्व, विटामिन B12 या विटामिन B6, तो किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा विटामिन B12 की कमी से आपका क्या होता है? परनीसियस रक्त अल्पता या इनेमिया होता है विटामिन B12 की कमी से। ओके, B12 की कमी से होता है, और इसमें क्या होता है कि जो तंत्रिका तंत्र होती हैं वो अव्यवस्थित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? तो तंत्रिका तंत्र जो होती है इस अनेमिया में, ओके, आपकी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ओके, चलिए राइट आंसर आपका B12 होगा परनीसियस इनेमिया का। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बालक का विकास, ठीक, बालक का जो विकास है वो किससे प्रभावित हो रहा है, आपको बताना है। तो बालक का विकास वातावरण एवं अधिगम का परिणाम होता है, या वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम होता है, या वंशानुक्रम अधिगम का परिणाम होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपको बताना है। तो ये बहुत ही चिंदी सा यानी बहुत ही इजी सा आपका क्वेश्चन था। आप बताएंगे जो आपका अनुक्रम और वातावरण होता है बालक का विकास, उसका एक परिणाम होता है। तो राइट आंसर आपका B होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया है किस जो सामाजिक विकास है इसका प्रतिपादन किसने किया है, ये आपको बताना है। इसका प्रतिपादन किसने किया है? ओके, तो इसका प्रतिपादन किसने किया है? जीन पियाजे ने किया है, या एरिक एरिक्सन द्वारा किया गया है, या फ्रेयार्डे ने किया है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे एरिक एरिक्सन इसके क्या है? प्रतिपादक हैं। किसके? तो आप बताएंगे मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? तो आप बताएंगे एरिक एरिक्सन ने किया है। तो राइट आंसर आपका B। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक स्नैक जो देता है, एक स्नैक यानी कि एक जो है भोजन देने वाला जो होते हैं, ओके, जो स्नैक होते हैं वो क्या कर रहे हैं कि किसी को क्या दे रहे हैं? 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा, कषा, यहाँ पे लिखता है, क्या लिखा है? कषा। तो आपको बताना है वसा, ठीक, वसा वह शरीर को, ठीक है, वसा दे रहा है, वसा दे रहा है, वह शरीर को कितनी किलो, ठीक है, वह शरीर को कितने किलो कैलोरी देगा? आपको यहाँ पे बताना है। अगर 12 ग्राम क्या दिया जा रहा है? 12 ग्राम आपका कार्बोज दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? कार्बोज दिया जा रहा है। और 3 ग्राम आपका क्या दिया जा रहा है? वसा, ठीक है, वसा दिया जा रहा है। तो कुल मिला के उसे एक व्यक्ति के शरीर में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, यहाँ पे आपको बताना है। ओके, क्या बताना है? यहाँ पे आपको बताना है कि कितने किलो कैलोरी ऊर्जा उससे प्राप्त होगी। तो देखिए आप सबको भी पता है कि अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ओके, कार्बोज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 1 ग्राम कितना? 1 ग्राम अगर हम लोग कार्बोज की बात करते हैं, कार्बोज से हमें कितनी ऊर्जा मिल रही है? तो आप बताएंगे 4 ग्राम। कितनी? 4 ग्राम। ओके, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। अगर और उसके बाद हमें देना कितना है? 12 ग्राम देना है। कितना देना है? 12 देना है। तो हम 12 इंटू 4 करके जब इसको इंटू 4 करेंगे तो ये कितना आएगा? तो आप बताएंगे ये आ जाएगा 48। कितना हो जाएगा? 48। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग वसा की बात करते हैं, वसा हमें कितना देना है? 3 ग्राम देना है।
और 1 ग्राम, ओके, 1 ग्राम वसा से हमें कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो आप बताएंगे 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी मिलती है। जी बना दिया। 1 ग्राम वसा से, ओके, 1 ग्राम वसा से 9 ग्राम हमें कैलोरी मिल रही है। तो हमें 3 देना है, तो 3 × 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 9 करने पे आप लोग को पता है कि 27 हो जाएगा। और इसका कितना आया था? तो आप बताएंगे 48 आया था। दोनों को अगर हम लोग, ठीक है, दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लस कर ले रहे हैं। तो प्लस करने पे भाग नहीं देना है, प्लस करना है 4 और प्लस, ठीक। तो कितना आपका आएगा? तो आप बताएंगे कितना आएगा? तो कितना हो गया आपका? तो आप बताएंगे 75। कितना हो गया? 75। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, किस तरह से इसको हमको इंटू करके निकाल लेना है। यानी कि 3 ग्राम अगर हम उससे वसा दे रहे हैं और 9 ग्राम हमें प्राप्त हो रहा है, तो अगर हम उसको क्या करते हैं, 9 को, ठीक है, 9 त्रिक कितना होता है? 27 हो गया। और उसके बाद 12 चौके 48 हो गया। तो आपका दोनों मिला के 75 ग्राम किलो कैलोरी ऊर्जा उससे मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा? 75 ग्राम। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 75 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होगा। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि 12 ग्राम आप लोग को क्या देना था? कार्बोहाइड्रेट, और 3 ग्राम वसा देना था। और 3, अगर ये 12 ग्राम और 3 ग्राम हम लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा क्या? सी, ओके, 75 ग्राम किलो कैलोरी ये होगा। चलिए अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आपको बताना है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित होता है, खंडों द्वारा होता है या सरकार द्वारा होता है? जो विकेंद्रित, जो एक केंद्र होता है वो किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? यहाँ पे आपको बताना है शासकीय न्यायिकों द्वारा या पंचायतीय राज द्वारा। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। ओके, क्या होगा? तो आप बताएंगे डी ऑप्शन होगा। प्रजातांत्रिक जो विकेंद्रीय रोपित किया जाता है वो पंचायती राज द्वारा किया जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आपका वैक्यूम क्लीनर होता है, जिसके द्वारा हम लोग डस्ट वगैरह को साफ करते हैं, किसके सिद्धांत पर वो कार्य करता है? तो आप सबको पता है कि वो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। वैक्यूम क्लीनर आप लोगों ने देखा होगा, 3 इडियट तो देखा ही होगा। उसमें तो आप लोगों ने देखा था कि इस तरह से वैक्यूम क्लीनर से क्या कर रहे थे, वो लोग डिलीवरी कराए थे। तो वो किसके थ्रू, यानी कि वो चूसक के रूप में कार्य कर रहा था, वो किसी चीज़ को अपने अंदर खींच लेता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे राइट आंसर उसका इसका क्या होगा? चूसक सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपको बताना है मानव कोशिका में होते हैं कितने क्रोमोसोम्स? मानव कोशिका में होते हैं आपको ये बताना है। तो कितने होते हैं आप लोग क्या बताएंगे? कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्रोमोसोम्स 21 होते हैं या 22 होते हैं या 23 होते हैं या 24 होते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। कैसे 22 होती है? तो आप बताएंगे 22 जो है 22 जोड़ी होती है, और प्लस आप लोग का क्या होता है? एक यक्स और एक वाई होती है। ये मेल का होता है, फीमेल में यही 22 होता है, और प्लस यक्स यक्स होता है। ठीक है, जब ये यक्स यक्स मिलते हैं तब क्या बनता है? यक्स और यक्स यानी फीमेल बनता है। अगर फिर भी यही यक्स इससे मिलेगा तब भी यक्स यक्स ही बनेगा, यानी कि फीमेल बनेगी। लेकिन जब ये वाई, चाहे ये वाई, नो सॉरी, यक्स और इससे वाई से मिल जाता है तो क्या बनते हैं? तो यहाँ बताएंगे मेल बनेगा, यानी यक्स और वाई का निर्माण होता है। यक्स वाई क्या होता है? लड़का होता है। यक्स एक्स क्या होता है? लड़की होती है। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? 23 युग्म होते हैं, यानी 23 जोड़ी पाए जाते हैं। ओके, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, फ्लैश कार्ड उपयुक्त होता है। फ्लैश कार्ड किसके लिए उपयुक्त होता है? ये वीडियो तो मैंने पूरी डिटेल से आप लोग को पढ़ाया है। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत सॉरी बहुत बार पेपर में
पूछे गए हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञापन के लिए होता है या घटना के प्रकार के लिए होता है, प्रक्रिया चरणों को समझाने के लिए होता है या कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे, प्रक्रिया चरणों को समझाने के लिए होता है। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा किस तरह से ये क्या कहते हैं, जो एक हम लोग सिखाने की जो कार्य होती है उसको किस तरह से प्रक्रिया के चरणों के रूप में हम लोग उसको सिखाते हैं। ओके, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो है सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए से क्रिया कराई जाती है। किससे क्रिया कराई जाती है, जब हम लोग सूती वस्त्रों को क्या करते हैं, उसको पारदर्शी या कड़ा करते हैं। तो कास्टिक सोडा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा या सोडियम बाइकार्बोनेट, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे कास्टिक सोडा जो होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, एक सूती वस्त्र को पारदर्शी कर सकते हैं, उससे उस कपड़ा कड़ा हो जाता है। ओके, जैसे आप लोग का मालकिन जो कपड़ा आता है मालकिन का, आप लोगों ने देखा होगा वो सूती रहता है, बिल्कुल कड़ा सा रहता है और पारदर्शी होता है। ओके, तो वो किसके थ्रू बनाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि कास्टिक सोडा से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन उपयोगी होता है। इंसुलिन किसके लिए उपयोगी होता है, तो आप लोग इंसुलिन बताएंगे ओजन बढ़ाने में या जो है रक्त शर्करा को कम करने में, या वजन कम करने में, या रक्त शर्करा को बढ़ाने में। तो राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे कि ये हमारे जो रक्त में शर्करा की मात्रा होती है इसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है इंसुलिन। और जब यही इंसुलिन काम करना बंद कर देता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, और शर्करा की मात्रा जब बढ़ जाती है तो कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे मधुमेह रोग हो जाता है। अब ये इंसुलिन जो है कहाँ से स्रावित होता है, तो आप बताएंगे जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय में जो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं उसकी जो बीटा सेल्स होती है, कौन सी बीटा सेल्स होती है, उस बीटा सेल्स से जो है इंसुलिन स्रावित होता है। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसकी अगर ये काम करना बंद कर देता है तो कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। कहाँ से स्रावित होता है, तो आप लोग बताएंगे कि जो अग्नाशय होता है हमारा, अग्नाशय में जो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं उसमें आपका जो बीटा सेल्स होता है उससे स्रावित होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न सोडियम युक्त आहार की संस्तुति की जाती है, यानी कि किस व्यक्ति को कम सोडियम युक्त आहार दिया जाता है, आपको बताना है। ओके, किस व्यक्ति को कम सोडियम युक्त आहार दिया जाता है, ये आपको आंसर देना है। तो आप लोग क्या बताएंगे कि सोडियम किस में कम किया जाता है, तो बहुत इजी सा प्रश्न है। मधुमेह के रोगी को, तो मधुमेह के रोगी को हम लोग क्या कम देते हैं, तो आप बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसके भोजन में कम कर देते हैं। कार्बोज के रोगी को हम लोग ज़्यादा क्या देते हैं, इसको हम लोग जो है मैदा और मिर्च मसाले नहीं देते हैं। ओके, और पीलिया में भी हम लोग मिर्च मसाले वगैरह ज़्यादा जो है ऑयली चीज़ नहीं देते हैं। ठीक है, और कब्ज में हम लोग रेशा युक्त आहार देते हैं, क्या देते हैं, रेशा युक्त देते हैं। पीलिया में हल्का आहार दिया जाता है। उच्च रक्तचाप की जो रोगी होते हैं उनको कम सोडियम युक्त आहार देने के लिए सिफारिश की जाती है। ठीक है, उच्च रक्तचाप में सोडियम की जो मात्रा होती है उसको कम कर दी जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। ओके, चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एटीपी संबंधित है। एटीपी जो है वो किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो एटीपी जो है वो किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे माइटोकांड्रिया से है। किससे है, तो माइटोकांड्रिया से एटीपी संबंधित होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, पिछली बार जब मैंने आपको 8 नंबर क्वेश्चन दिया, पीडीएफ कराया था आप लोग का, शिल्पी सीरीज कराया था, तो उसमें हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी किलो कैलोरी मिलती है। देखिए, आपके जो होम साइंस की बुक होती है इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर जो होता है कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कहीं कहीं 4 किलो का 4.1 मिलेगा, कहीं पे 3 तक मिलता है, यानी कि 4.1, 4.2, 4.3 मिलता है। लेकिन जनरली जब हम लोग इसको देखते हैं तो वो कितना मानते हैं, तो 4
किलो कैलोरी ही मानते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपसे सीधे पूछा गया है कि अगर हम 5 ग्राम किसी को प्रोटीन दे रहे हैं तो उसे कितना ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, 18 किलो कैलोरी, तो आप इंटू करना है आपको। ओके, 5 इंटू 4, ठीक है, तो कितना होगा आपको बताना है यहाँ पे कि आपको पता है कि एक जो है 1 ग्राम से हमें कितना किलो कैलोरी मिल रहा है, 4। तो अगर हम 4 × 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप लोग को पता है कि अगर हम 4 जो है, ठीक है, 4 × 5 करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे कितना होगा, 25 होता है। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा, सॉरी 1 सेकंड, 25 नहीं 20 होता है। ठीक है, 4×5 = 20। ओके, तो यहाँ पे 20 होता है, 20 होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 20 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा। अगर हम इसको 4.3 के हिसाब से निकालते हैं, 3 से निकालते हैं, तो ये कितना आएगा, 21.5 आएगा, जो कि आपके आंसर में नहीं दिया गया है। तो इसको हम लोग सीधे सीधे किससे निकालेंगे, 4 × 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 आप लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 5 ग्राम प्रोटीन देने से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, तो आप बताएंगे 20 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलेगा। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, 20 किलो कैलोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज के सीरीज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको बताना है कि बालकों में होने वाला जो रिकेट्स रोग होता है का कारण किसकी कमी के कारण होता है। ठीक है, किसकी कमी के कारण होता है, आपको बताना है। जो रिकेट्स रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है। देखिए, बालकों में होने वाला जो रिकेट्स रोग होता है ये किसकी कमी के कारण होता है, तो आप लोग बताएंगे किसकी कमी के कारण होता है। तो आप बताएंगे क्या कि रिकेट्स रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। क्या होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और ये किस में होता है, तो ये बालकों में होने वाला रोग है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से ही अगर हम लोग बात कर लेते हैं, विटामिन डी की कमी से बड़ों में कौन सा रोग होता है, बड़ों की बात कर लें या वयस्क की बात कर लें तो कौन सा रोग होगा, तो आप बताएंगे ऑस्टियोमलेशिया। ठीक, लिखते नहीं बनता, मलेशिया। और अगर वृद्धों की बात करेंगे तो कौन सा रोग होगा, तो आप बताएंगे ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ये तीनों याद कर लीजिएगा। ओके, आपका रिकेट्स विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग किस में हो रहा है, बालकों में, बच्चों में हो रहा है। बड़ों में क्या हो रहा है, ऑस्टियोमलेशिया हो रहा है। अगर हम वृद्धों की बात करेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग जो होता है वो वृद्धों में होता है, विटामिन डी कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक, तो आज का सीरीज आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। ओके, नेक्स्ट सीरीज में फिर मिलते हैं एक अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।